Hello students, good morning to all of you. Welcome to Sachdeva online classes. बच्चों अभी हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर हमारा करेंट चल रहा है जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें आपने लास्ट लेक्चर्स में अभी हमने पढ़ लिया था स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है और स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या है, ये हमने डिस्कस किया था। एक छोटा सा पोर्शन आगे डिस्कस करते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस को कौन कौन से हार्मोन कंट्रोल करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन कौन से हार्मोन हैं। तो एक बात तो आपने लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस कर लिया है हमने कि मेन हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन। मेन हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन जो कि लेडिक सेल से सीक्रेट होता है, ऐसा हमने देखा था। अब बच्चों आगे देखते हैं कि टेस्टोस्टेरॉन जो कि टेस्टिस से सीक्रेट होता है, टेस्टिस में भी कहां से, एग्जैक्टली लेडिक सेल से। तो टेस्टोस्टेरॉन सिक्रेशन के लिए आप जानते हैं कि जितने भी हार्मोन्स हैं, सभी हार्मोन्स को बनाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए जो ऑर्डर आते हैं वो ऑर्डर कहां से दिए जाते हैं? वो ऑर्डर आते हैं आपके हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी से। तो वही हमें अभी यहाँ पर देखना है कि क्या है एक्चुअल में स्पर्मेटोजेनेसिस को हार्मोन, कौन कौन से हार्मोन है जो उनको रेगुलेट करते हैं, कौन कौन से हार्मोन है जो एक्चुअल में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को, प्रोसेस को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। आइए देखते हैं, एक बार आप भी मेरे साथ ध्यान से देखिएगा। हेडिंग है हमारी हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। हमारी हेडिंग है हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस को कौन कौन से हार्मोन कंट्रोल करते हैं। अब सबसे पहले यहां पर हमने लिया हाइपोथैलेमस। बच्चों हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन का एक पार्ट माना जाता है, तो ये यहां से ब्रेन का पार्ट होने के साथ साथ हाइपोथैलेमस से बहुत सारे हार्मोन्स भी सीक्रेट होते हैं, न्यूरो हार्मोन्स। अब हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जीएनआरएच। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जीएनआरएच, पूरा नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस ने जीएनआरएच सीक्रेट किया। अब ये जीएनआरएच कहां पर काम करेगा? ये काम करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पर। जीएनआरएच अपना असर दिखाएगा, अपना प्रभाव दिखाएगा कहां पर? एंटीरियर पिट्यूटरी, अग्र पीयूष ग्रंथि पर। जब एंटीरियर पिट्यूटरी को जीएनआरएच का मैसेज मिलेगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी इस जीएनआरएच के इफेक्ट से क्या सीक्रेट करेगा? जीटीएच। जीटीएच मीन्स गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। जीटीएच मीन्स गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। बच्चों यहां पर जो गोनेडोट्रोफिक हार्मोन है दो होते हैं, एक एलएच और दूसरा एफएसएच। तो ये गोनेडोट्रोफिक हार्मोन या जीटीएच, एक है हमारा एफएसएच, पूरा नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा है एलएच या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दूसरा है एलएच या इसका फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एक खास बात आप ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो एलएच है, एलएच और एफएसएच का रोल फीमेल में भी होता है, लेकिन एलएच को केवल और केवल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, केवल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एलएच को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है आईसीएसएच। आईसीएसएच एलएच का दूसरा नाम है आईसीएसएच, लेकिन ये दूसरा नाम फीमेल में यूज नहीं करना है, केवल कहां यूज करेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। समझ पा रहे हैं आप? अच्छा, आईसीएसएच क्यों, इसका फुल फॉर्म क्या है आईसीएसएच का? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है आईसीएसएच या एलएच। अब एफएसएच जो है, आपको याद होगा टेस्टिस में स्ट्रक्चरल यूनिट कौन है? सेमिनिफेरस ट्यूब। और सेमिनिफेरस ट्यूब में हमने पढ़ा है टोटल 3 सेल। 2 सेल सेमिनिफेरस ट्यूब के अंदर, कौन सी? जर्म सेल जो कि स्पर्म बनाती है, और दूसरी सेल सर्टोली सेल। जर्म सेल और सर्टोली सेल सेमिनिफेरस ट्यूब सर्कल के अंदर पाई जाती हैं, और 2 सेमिनिफेरस ट्यूब के बीच में जो खाली जगह है, 2 सेमिनिफेरस ट्यूब के बीच की खाली जगह, दैट मीन्स इंटरस्टिशियल स्पेस। उस इंटरस्टिशियल स्पेस में एक और सेल होती है, कौन सी?
लिडिक सेल। तो इन तीनों सेल पर, जर्म सेल, सर्टोली सेल और लिडिक सेल पर क्या असर होता है एफएसएच और एलएच, ये दोनों हार्मोन कौन कौन सी सेल में काम करते हैं, मतलब कौन कौन सी सेल को स्टिमुलेट करते हैं और इनसे क्या असर होता है ये देखते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ने जीटीएच सीक्रेट किया। जीटीएच कौन सा है, एक एफएसएच और दूसरा है एलएच, या मेल में उसी को क्या बोलेंगे, आईसीएसएच। बच्चों एफएसएच जो है, ध्यान से देखिएगा, लिखा है एफएसएच, ये एरो बना के लिखा हुआ है एफएसएच एक्टिवेट्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। एफएसएच किसको सक्रिय करता है, किसको एक्टिव बनाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को। मतलब एफएसएच अपना असर, अपना प्रभाव कहां डालेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब में। अब सेमिनिफेरस ट्यूब के अंदर दो सेल हैं, एक सर्टोली सेल और दूसरी जर्म सेल। तो जर्म सेल का काम क्या है, जर्म सेल आप जानते हैं ये स्पर्म बनाता है। जर्म सेल का काम क्या है, स्पर्म बनाना। तो जब एफएसएच लगातार जर्म सेल को मिलेगा तो स्पर्म फॉर्मेशन की रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हैं, एफएसएच जर्म सेल को एक्टिव करेगा, ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेट करेगा, और जर्म सेल जब एक्टिव होगा तो क्या करेगा, जर्म सेल का एक ही काम है, स्पर्म फॉर्मेशन करना। तो जैसे ही एफएसएच का ज्यादा एक्टिवेशन मिलेगा, जर्म सेल के द्वारा स्पर्म फॉर्मेशन की रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अच्छा, इधर सर्टोली सेल का सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको याद होगा बच्चों, हमने पढ़ा था, सर्टोली सेल का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि ये जो स्पर्म बने हैं, इन स्पर्म को न्यूट्रिशन देना, स्पर्म को पोषण देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। लेकिन हमने आपको बताया था सर्टोली सेल का एक और इंपॉर्टेंट काम होता है। कौन सा काम, सर्टोली सेल से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम होता है इनहिबिन। सर्टोली सेल से एक हार्मोन सीक्रेट होता है इनहिबिन। तो जब एफएसएच लगातार सर्टोली सेल को मिलेगा तो इनहिबिन का लेवल क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। जब एफएसएच जर्म सेल को लगातार मिलेगा तो स्पर्म फॉर्मेशन की रेट क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। अच्छा, इनहिबिन नाम से क्लियर है, इनहिबिट करना, इनहिबिन मीन्स कम करना। अब ये किसको कम करेगा बच्चों, ये जो इनहिबिन है, ये इनहिबिन एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस दोनों को कम करेगा, दोनों को निगेटिव फीडबैक देगा। माइनस साइन का मतलब है बच्चों, ये जो सर्टोली सेल से जब लगातार इनहिबिन हार्मोन ज्यादा से ज्यादा बनेगा तो यही इनहिबिन जरूरत से ज्यादा बन जाने पर या आवश्यकता से अधिक हो जाने पर ये इनहिबिन एंटीरियर पिट्यूटरी को भी जाके मना करेगा कि नहीं चाहिए अब हमें सिक्रीशन, ये एफएसएच का सिक्रीशन नहीं चाहिए, उसके लिए नेगेटिव फीडबैक देगा। और हाइपोथैलेमस को भी क्या देगा, नेगेटिव फीडबैक देगा। ठीक है। अच्छा, इधर जीटीएच का दूसरा हार्मोन कौन सा, एलएच या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बच्चों ये एलएच कहां पर काम करेगा, ये लिखा है एलएच एक्टिवेट्स लीडिक सेल। एलएच किसको सक्रिय करेगा, किसको बढ़ाएगा, लीडिक सेल को बढ़ाएगा। लीडिक सेल कौन सी सेल, दो सेमिनिफेरस ट्यूब के बाहर जो खाली जगह है वहां पर जो लीडिक सेल है, उस लीडिक सेल को एक्टिवेट करेगा एलएच हार्मोन। और जैसे ही एलएच का सिक्रेशन मिलेगा लीडिक सेल को, लीडिक सेल का काम क्या है, टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन करना। और एलएच जो है, ये जब एलएच का ज्यादा से ज्यादा सिक्रेशन मिलेगा लीडिक सेल को, तो लीडिक सेल टेस्टोस्टेरोन के लेवल को लगातार बढ़ाती जाएगी। ध्यान दीजिएगा, एफएसएच और एलएच कोई काम नहीं कर रहे हैं। एफएसएच और एलएच का काम सिर्फ इतना ही है कि जिस सेल में जाएंगे उस सेल के काम को बढ़ा देंगे। तो लीडिक सेल का काम क्या है, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करना। अब एलएच जब लगातार एलएच का इनपुट मिलेगा किसको, लीडिक सेल को, तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और यही टेस्टोस्टेरोन जर्म सेल को क्या करेगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा। टेस्टोस्टेरोन जितना ज्यादा रहेगा, जर्म सेल उतना ज्यादा क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा। अच्छा, ये जो बढ़ा हुआ टेस्टोस्टेरोन है, जब आवश्यकता से अधिक बढ़ जाएगा तो यही टेस्टोस्टेरोन बाद में एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को
नेगेटिव फीडबैक देगा। यही टेस्टोस्टेरॉन एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को जाके नेगेटिव साइन का मतलब है नेगेटिव फीडबैक देगा, मना करेगा कि अब हमें नहीं चाहिए सीक्रेशन, कम करो। समझ पा रहे हैं? तो ये था हमारा हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। किस तरह से स्पर्म फॉर्मेशन की प्रक्रिया को कौन कौन से हार्मोन है, हार्मोन किस तरह से अपना असर या प्रभाव डालते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट पर आते हैं। लास्ट पॉइंट है सीमेन। लास्ट पॉइंट है सीमेन क्या है। तो लगभग पढ़ते समय डिस्कस हो चुका है कि गैमीट जो बना कौन सा गैमीट, स्पर्म, और साथ ही साथ जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं, कौन कौन सी ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल, इन तीनों ग्लैंड का फ्लूइड प्लस स्पर्म एक साथ एक फ्लूइड बनाता है, मिल्की व्हाइट टाइप का ओपेक नॉन ट्रांसपेरेंट एक फ्लूइड बनाएगा और उसी फ्लूइड को बोलेंगे बच्चों सीमेन। ठीक है, तो इसको हमने डिस्क्राइब किया है, इधर सीमेन हेडिंग है जिसमें लिखा हुआ है मिल्की व्हाइट एल्केलाइन ओपेक फ्लूइड। कलर वाइज मिल्की व्हाइट रहता है, एल्केलाइन है क्योंकि हल्का सा स्लाइटली बेसिक है इसलिए एल्केलाइन, ओपेक फ्लूइड है क्योंकि ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो ये एक फ्लूइड है सीमेन। अगर एक्चुअल में डिस्क्राइब करेंगे कि सीमेन क्या है तो आप यहां पर बोलेंगे बच्चों कि सीमेन इक्वल टू स्पर्म, जो कि किसने बनाए, टेस्टिस ने बनाए, स्पर्म, और इसके साथ और क्या क्या होना चाहिए, फ्लूइड विच इज सीक्रेटेड बाय ग्लैंड्स। ग्लैंड्स ने जो भी फ्लूइड सीक्रेट किए वो फ्लूइड प्लस गैमीट, वो पूरा एक साथ जो सॉल्यूशन बनेगा वही सॉल्यूशन एक साथ कहलाएगा सीमेन। समझ पा रहे हैं? अब सीमेन का पीएच कितना है आप नाम से समझ रहे हैं, एल्केलाइन लिखा हुआ है मतलब हल्का सा बेसिक। तो यहां पर पीएच है इसका 7.4 से 7.5, शॉर्ट में एल्केलाइन लिखा हुआ है ना, यानी कि स्लाइटली बेसिक है। 7 पर न्यूट्रल, 7 से थोड़ा सा ज्यादा, इसलिए हल्का सा बेसिक या एल्केलाइन फ्लूइड है। एक खास पॉइंट है बच्चों यहां पर, ड्यूरिंग वन कॉइटस, एक बार कॉइटस या सेक्सुअल कॉपुलेशन के दौरान लगभग अबाउट 2 to 3 ml सीमेन डिस्चार्ज। ड्यूरिंग वन कॉइटस, एक सिंगल कॉइटस या कॉपुलेशन के टाइम पर लगभग 2 से 3 ml सीमेन डिस्चार्ज किया जाता है, in which about 200 to 300 million sperms are present। इस 2 से 3 ml जो सिंगल कॉइटस के टाइम पर जो 2 से 3 ml सीमेन डिस्चार्ज होगा, उस सीमेन में स्पर्म का काउंट क्या है बच्चों, ये नंबर ध्यान रखिएगा, स्पर्म काउंट इज अबाउट 200 to 300 मिलियंस। 200 से 300 मिलियन स्पर्म पाए जाते हैं एक सिंगल कॉइटस के दौरान। समझ पा रहे हैं? अच्छा, अब एक दो बातें हमें और यहां पर डिस्कस करनी है कि ये जो स्पर्म बनते हैं, इन स्पर्म का लाइफ टाइम क्या होता है। तो स्पर्म का लाइफ टाइम है लगभग 24 से 48 आवर। स्पर्म का लाइफ है 24 से 48 आवर, मतलब एक रेंज दी जा रही है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या स्पर्म का लाइफ, मतलब एक बार मेल बॉडी से निकलने के बाद, टेस्टिस से रिलीज होने के बाद स्पर्म अधिकतम कितने टाइम तक सरवाइव करते हैं, तो आप बताएंगे कि लगभग 24 से 48 घंटे तक ये जीवित रहते हैं। मतलब इस बीच ये फर्टिलाइजेशन करने में कैपेबल हैं। क्या ओनली 24 आवर आंसर सही है? गलत है। केवल 24 नहीं, लगभग 24 से 48 घंटे के बीच की जो ड्यूरेशन है, या 1 से 2 दिन के टाइम तक ये जीवित रहते हैं। अच्छा, एक बात और, कॉइटस के टाइम पर ये जो 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं, जरूरी है बच्चों कि अगर एक सामान्य व्यक्ति नॉर्मल फर्टिलिटी दर्शाता है, सामान्य जनन क्षमता दर्शाता है, तो इन स्पर्म में से, ये जो 200 से 300 मिलियन स्पर्म है, इन स्पर्म में से लगभग 60% स्पर्म कैसे होने चाहिए, जिनका शेप और साइज, जिनका शेप एंड साइज नॉर्मल हो।
60% स्पर्म कैसे होने चाहिए, जिनका शेप और साइज, मतलब जो अपनी आकृति और आकार, आपने साइज पढ़ा है इसका, लगभग नॉर्मल स्पर्म का साइज 55 से 65 माइक्रोन। शेप भी आपने पढ़ा है, प्रॉपर हेड होता है, नेक होती है, मिडिल पीस होता है और टेल होती है। तो एक 200 से 300 मिलियन के जो स्पर्म है, अगर किसी व्यक्ति में नॉर्मल फर्टिलिटी है, सामान्य फर्टिलिटी दर्शाता है, तो उसके लिए जरूरी है कि इन 200 से 300 मिलियन स्पर्म में से लगभग 60% स्पर्म कैसे होने चाहिए, जिनका शेप और साइज नॉर्मल हो। इज दैट क्लियर? और 40% ऐसे होने चाहिए जिनकी स्पीड क्या हो, हाई हो, या जिनकी मोटिलिटी हाई हो, जो बहुत तेजी से गति करते हो। ये रेशियो बहुत ध्यान रखिएगा बच्चों। एक तो स्पर्म काउंट ध्यान रखिएगा, और ये ध्यान रखिएगा कि इन 200 से 300 मिलियन स्पर्म में से नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 60% स्पर्म शेप और साइज में नॉर्मल होने चाहिए। 40% कैसे होने चाहिए, जो बहुत तीव्र गति से चलते हो या हाई मोटिलिटी, हाई मूवमेंट शो करने वाले हो। लाइफ टाइम कितना है स्पर्म का? बॉडी से रिलीज होने के बाद लगभग 24 से 48 आवर्स, 1 से 2 दिन तक ये सरवाइव करते हैं, उसके बाद अपने आप डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं? चलिए, तो ये था सीमेन के बारे में डिस्क्रिप्शन। अगला हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 या 3 छोटे छोटे टर्म्स, कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो हमें डिस्कस करनी है। आइए करते हैं बच्चों। यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने आपको टोटल 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर दिखाए हैं। ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जिनको हमें डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप भी नोट करिएगा। पहला इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा स्पर्मियोजेनेसिस। बच्चों, ये टर्म आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है। स्पर्मियोजेनेसिस आपने स्पर्म फॉर्मेशन का जो फ्लो चार्ट आपने देखा है लास्ट वीडियो लेक्चर्स में, स्पर्मियोजेनेसिस वहां पर आपको सबसे लास्ट स्टेप मिला होगा, स्पर्म फॉर्मेशन का सबसे लास्ट स्टेप, जिसमें आपने ध्यान से देखा होगा कि स्पर्मेटिड बनते हैं, और स्पर्मेटिड बाद में किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, किसमें मॉडिफाई हो जाते हैं, स्पर्म में। तो इसी स्टेप को मैंने वहां पर भी एक्सप्लेन किया था। स्पर्मेटिड का स्पर्म में मॉडिफिकेशन होना, ये कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। ध्यान से देखिए, तो स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस डिफाइन किया हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटिड का स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ में बदलने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। यहाँ पर मैंने इस तरह से भी लिखा हुआ है, स्पर्मेटिड जो कि हैप्लॉइड होते हैं, वो किस में बदल जाते हैं? स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ में बदल जाते हैं, और इसकी क्रिया को ही स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना क्या कहलाएगा? स्पर्मियोजेनेसिस। बच्चों, अगली इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी स्पर्मिएशन। अगली इंपॉर्टेंट टर्म है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन बच्चों, आपको मालूम है स्पर्म कहां पर बना? सेमिनिफेरस ट्यूब में। अब सेमिनिफेरस ट्यूब में भी किसने बनाया? जर्म सेल ने। तो सेमिनिफेरस ट्यूब से, टेस्टिस से नहीं, सेमिनिफेरस ट्यूब से स्पर्म का बाहर रिलीज होना, बाहर रिलीज होके कहाँ आएंगे? एपिडिडाइमिस में, फिर वॉस डिफरेंस में, और फिर इजैक्यूलेटरी डक्ट के थ्रू यूरिथ्रा में। तो सिर्फ केवल सेमिनिफेरस ट्यूब से स्पर्म का बाहर निकलना, इसे बोलेंगे हम स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन में लिखा है स्पर्म्स और स्पर्मेटोजोआ फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ जो बनते हैं वो अंततः फाइनली सेमिनिफेरस ट्यूब से बाहर चले जाते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मिएशन। और इस प्रोसेस को ही क्या नाम देंगे? स्पर्मिएशन। अगली प्रोसेस है सेमिनेशन। अगला टर्म है सेमिनेशन। मिलते जुलते नाम है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगला टर्म है सेमिनेशन। सेमिनेशन क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब से बाहर आए स्पर्म, अब कहां से बाहर जाएंगे? टेस्टिस से बाहर, और फिर मेल बॉडी से बाहर, यूरिथ्रा के थ्रू बाहर। तो मेल बॉडी से स्पर्म का बाहर निकलना, ये कहलाएगा सेमिनेशन। तो लिखा हुआ है सेमिनेशन में द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस और मेल बॉडी। टेस्टिस से या मेल बॉडी से स्पर्म का बाहर निकलना
ये प्रोसेस कहलाता है सेमिनेशन। ठीक है, अगला हमारा टर्म है इंसेमिनेशन। सेमिनेशन के बाद अगला टर्म है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन को आप ऐसे डिफाइन करेंगे बच्चों कि मेल बॉडी से जब सीमेन बाहर आएगा, सीमेन मतलब स्पर्म भी साथ में रहेगा, तो मेल बॉडी से सीमेन बाहर आके कहां जाएगा, फीमेल बॉडी में, इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सीमेन का पहुंचना या रिलीज होना, यही कहलाता है इंसेमिनेशन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सीमेन का रिलीज होना इंसेमिनेशन। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, इंसेमिनेशन की डेफिनेशन दी हुई है, डिस्चार्ज ऑफ सीमेन और स्पर्म। सीमेन और स्पर्म आप समझ रहे हैं, सीमेन कहने का मतलब स्पर्म के साथ फ्लूइड भी है, लेकिन हम स्पर्म भी बोल सकते हैं अभी। तो डिस्चार्ज ऑफ सीमेन और स्पर्म इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सीमेन का डिस्चार्ज होना, सीमेन का रिलीज किया जाना, क्या कहलाएगा, इंसेमिनेशन। तो ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड। अब यहां से हमारा चैप्टर का पहला पार्ट, चैप्टर का 1/3 पार्ट कंप्लीट होता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट किया है। अब चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में हम मूव ऑन करेंगे, जो कि होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेम ऐसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हम पढ़ेंगे कि उसके सारे ऑर्गन्स पढ़ेंगे, ओवरी का डिटेल पढ़ेंगे, गैमीट फॉर्मेशन पढ़ेंगे। देन चैप्टर का तीसरा सेक्शन आएगा फर्टिलाइजेशन, आगे जाइगोट बनने का प्रोसेस, एम्ब्रियो बनने का प्रोसेस, और फिर इम्प्लांटेशन कैसे होता है, बर्थ का प्रोसेस, वो हमारा अगला पार्ट रहेगा। तो चैप्टर का 1/3 हिस्सा हमने कंप्लीट किया है। आप यहां तक एक बार पूरा एनसीईआरटी से डिटेल से दीजिए, एक बार देखिए और क्वेश्चंस भी सॉल्व करिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके यहीं पर, जितने भी मैंने डिटेल आपको दिया है अब तक में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इवन अब आप एक बार शुरू से जितने लेक्चर्स आपको मिले हैं, आप पूरे लेक्चर्स को एक बार कंबाइन करके भी देख सकते हैं, ताकि आपका एक बार पूरा फुल व्यू में रिवीजन हो जाए। ठीक है, अगले लेक्चर्स में हम कंटिन्यू करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, थैंक यू।